हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 5वीं क्लास है चैप्टर 2 का। अगर इसके पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो समझिएगा अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। जो जल में अविलय पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के लिए आर्हेनियस की परिभाषा लागू नहीं होती। यानी अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। जल में अविलय के लिए आर्हेनियस का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत को व्यापक बनाने के लिए सन 1923 ईस्वी में ब्रास्टेड व लारी दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आर्हेनियस के सिद्धांत को और व्यापक बनाने के लिए प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया। ओके, सन 1923 ईस्वी में दो वैज्ञानिक आए, ब्रास्टेड व लारी। इन्होंने आर्हेनियस के सिद्धांत को और व्यापक बनाने के लिए प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत दिया। प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं। वहीं पर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे कि आप HCl में जल को घोलने पर जो आपका HCl होता है वह प्रोटॉन दे देता है H2O को। तो ये अम्ल का उदाहरण हो गया। HCl को जब आप जल में घोलते हैं तो क्या होता है, जो आपका HCl होता है यह हाइड्रोजन को दे देता है H2O को। तो इधर से Cl पे माइनस प्लस H3O पे प्लस, यानी कि यह एक अम्ल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटॉन दे देता है जल को, तो H3O प्लस फिर Cl पे माइनस बन जाता है। तो ये रहा है अम्ल का एग्जांपल। उसी तरह से हम बात करें क्षार का एग्जांपल। जब आप NH3 को जल में घोलते हैं, तो जो आपका NH3 होता है एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है जल का। तो इस तरीके से क्षार का एग्जांपल हो गया। जैसे NH3 है, इसको जब जल से आप घोलते हैं तो आपका क्या होता है, जो NH3 होता है एक हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है, तो NaH4 पे प्लस का OH पर माइनस आपका बनकर आता है। तो ये आपका अम्ल का एग्जांपल हो गया और ये आपका क्षार का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ से एक परिभाषा और निकल कर आती है कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन दे सकते हैं उसको हम अम्ल बोलते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्राही। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन दाता, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्राही। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया हो। ब्रास्टेड लारी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ कहलाए जो जल में विलय है, लेकिन जो जल में अविलय है उन पदार्थों को भी अम्ल तथा क्षार कहा गया। यानी जो ब्रास्टेड लारी का सिद्धांत था वो आर्हेनियस से हटकर था।
आर्हेनियस ने तो बोला कि अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं वो भी होते हैं, और जो जल में अविलय होते हैं वो भी होते हैं। जैसे फिनाल और पिरिडीन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फिनाल और पिरिडीन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे होता है आपका C6H5OH, ये लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, C6H5OH लिक्विड फॉर्म में, और इसको जब OH पे पावर माइनस से क्रिया कराया जाता है तो आपका बनकर रहता है C6H5O पर माइनस C6H5O पर माइनस प्लस का H2O। ओके, ए फिनाल, और हम बात करते हैं पिरिडीन के बारे में, तो आपका हो जाता है C5H5, ये आपका फिनाल है, ये आपका पिरिडीन है। ओके, तो आपका हो जाता है C5H5N, लिक्विड फॉर्म में लिया गया है, H पे पावर प्लस एक फॉर्म में, फिर यहाँ पर जब आपने क्रिया कराया तो आपका बनता है C5H5NH पे प्लस NH पे प्लस इक्वल। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जल में अविलय पदार्थ होते हैं वे भी अम्ल तथा क्षार कहलाते हैं, जैसे फिनाल और पिरिडीन का। और ब्रास्टेड और लारी के सिद्धांत के अनुसार न केवल उदासीन परमाणु बल्कि आयनों को भी अम्ल तथा भस्म कहा जाता है। ब्रास्टेड लारी के सिद्धांत के अनुसार न केवल उदासीन परमाणु बल्कि आयनों को भी अम्ल तथा क्षार कहा जाता है, जैसे अमोनियम आयन अम्ल की तरह और कार्बोनेट आयन क्षार की तरह या कह सकते हैं भस्म की तरह व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे आपका अब NH4 पर प्लस का H2O से जब आप इसको क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है NH3 प्लस का H3O पर प्लस। ओके, ये तो मैंने बताया अमोनियम आयन का एग्जाम्पल जो कि अम्ल की तरह व्यवहार करता है आयन के रूप में भी। और हम बात करते हैं क्षार के बारे में, जिसमें कार्बोनेट आयन एज ए क्षार कैसे व्यवहार करता है उसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे होता है आपका CO3 पर -2 प्लस H2O, तो आपका बनकर आता है SCO3 पर माइनस प्लस का OH पर माइनस। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रास्टेड और लारी का सिद्धांत था जल में विलय पदार्थों के लिए भी लागू, जल में अविलय पदार्थों के लिए भी, और जो उदासीन है उनके लिए भी है भी, लेकिन आयनों के लिए भी अम्ल तथा क्षार कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल बता दिया। अब बात आती है दोस्तों कि किस प्रकार के भस्म को हम क्षार कहते हैं। तो कुछ भस्म ऐसे होते हैं जिनको क्षार भी कहा जाता है, कब? जब उसमें शुद्ध रूप से OH आयन उपस्थित हो। ध्यान में रखिएगा, कुछ प्रकार के भस्म को क्षार भी कहा जाता है। तो क्षार उन पदार्थों को कहा जाता है जिसमें शुद्ध रूप से OH आयन उपस्थित हो। जैसे आपका हो जाता है KOH, NaOH और BaOH का 12। तो अगर शुद्ध रूप में OH आयन उपस्थित हो तो बहुत सारे भस्म को हम क्षार भी कर सकते हैं। अम्ल क्षार की प्रबलता आयनन की मात्रा पर डिपेंड करती है, यानी कि जिसमें आयनन की मात्रा अधिक होगी वह प्रबल अम्ल अथवा प्रबल क्षार होगा। जिसमें आयनन की मात्रा अधिक होगी उसमें वह प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार होगा, तथा जिसमें आयनन की मात्रा कम होगी वह दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होगा। जो ये आयनन की मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, ये AH प्लस तथा OH पर माइनस की डिपेंडेंसी है कि जिसमें आयनन की मात्रा अधिक होगी
वह प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा, लेकिन जिसमें आयरन की मात्रा कम होगी वह दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जैसे आपका होता है H+ को मल्टीप्लाई किया जाता है OH पर माइनस में, तो आपका प्राप्त होता है 1×10⁻⁻14, और वहीं पर H+ = OH पर माइनस, तो आपको प्राप्त होता है 1×10⁻⁷। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि आयरन की मात्रा अधिक होगी तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होगा, यदि आयरन की मात्रा कम होगी तो दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षार होगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रबल अम्ल तथा कुछ प्रबल क्षार के बारे में। तो समझिएगा कि प्रबल अम्ल में क्या क्या आते हैं। प्रबल अम्ल तो प्रबल अम्ल में आपका आता है HCl H2SO4, उसके बाद HNO3, HCl H2SO4 और HNO3, ये आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार में आपका क्या क्या आता है। प्रबल क्षार में आपका आता है NaOH, KOH, NaOH और KOH प्रबल क्षार के आता है। ओके, अब बात करते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपका हो गया। अब दुर्बल अम्ल समझिएगा कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल में। जो दुर्बल अम्ल में आते हैं आपके H2S HCl, H2S HCl, और एक और आता है आपका CH3COOH, CH3COOH। तो ये तीनों एग्जाम्पल H2S HCl और CH3COOH आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। अब दुर्बल क्षार देख लीजिए, दुर्बल क्षार। ओके, तो दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल आपका NH4OH हो जाता है। NH4OH आपका दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा में आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है और ब्रास्टेड और लारी का सिद्धांत क्या कहता है। जो आपका आर्हेनियस का सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा कि अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलेय होते हैं। जो जल में अविलेय होते हैं उसमें आपके आर्हेनियस की परिभाषा फॉलो नहीं करती है। वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रास्टेड और लारी का सिद्धांत होता है उसके अनुसार अम्ल तथा क्षार की परिभाषा दी गई। जो जल में विलेय होते हैं उसको भी अम्ल तथा क्षार कहते हैं, जो जल में अविलेय होते हैं उसको भी अम्ल तथा क्षार कहते हैं। उदासीन के अलावा जिसमें आयरन की मात्रा होती है वो भी आपके अम्ल तथा क्षार में आते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है वो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार होते हैं। जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है वो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार होते हैं, तथा जिसमें आयरन की मात्रा कम होती है वो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होते हैं। और हम लोगों ने देखा कुछ एग्जाम्पल जैसे प्रबल अम्ल का HCl H2SO4 HNO3, प्रबल क्षार NaOH KOH, दुर्बल अम्ल H2S HCl CH3COOH और दुर्बल क्षार NH4OH। तो इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रबल अम्ल का दो एग्जाम्पल बताइए, तो HCl H2SO4। तो इस तरीके से आपको इन सारी चीजों को 2 से 3 बार अगर अच्छी तरीके से रीड करते हैं तो ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट हो जाएंगी। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जोश नई एनर्जी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।